नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने यह पहली फिजिकल रैली यहां पर की है और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था और अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा ही सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है और आज पौड़ी गढ़वाल से ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी के स्मृतियां मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने देश का दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कट आउट लगाकर उनकी फोटो लगवाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज अगर वोट के लिए लोग जनरल बिपिन रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी ने नेता बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। यहां तक कि देश के सैनिकों के लिए भी इन लोगों की नफरत साफ जाहिर है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठा रहे थे। दिल्ली के कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर आकर सेना से सबूत भी मांगे थे। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर आरएलजी नेता जयंत चौधरी ने तंज कस दिया है। जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत मिल गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जब रिहाई मिली है और जब उन्हें जमानत मिली उसके बाद से ही अब कांग्रेस पार्टी और सपा लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बीजेपी पर तंज कस दिया है और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सीतापुर के बिस्वा में एक जनसभा की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं रह गई और अब ये भारतीय भी नहीं रही है। अब ये बस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। अकेली बीजेपी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और मुझे गौरव है कि मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है। जेपी नड्डा ने कहा कि बाकी सभी पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद, इलाकावाद और क्षेत्रवाद की पार्टियां बन गई हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, हरियाणा की लोकदल और समाजवादी पार्टी, बिहार की आरजेडी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआर तेलंगाना में केसीआर की पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को परिवार की पार्टी बताया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ कुछ राज्यों में सीमित हो गई है। जेपी नड्डा ने आगे बताया है कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर ये चलने वाली पार्टियां हैं। सिर्फ बीजेपी ही है जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने आगे कहा कि हमने किसी भी योजना में जाति और धर्म नहीं पूछा। बीजेपी सभी को जोड़ने का काम करती है। और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। अब इसी मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मैं पीएम मोदी से यह पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। प्रियंका ने आगे कहा कि पीएम मोदी, क्या देश में और देशवासियों के प्रति, किसानों के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी है?
उन्होंने कहा कि आपके मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ ऐसा किया। सबसे पहले तो आपको उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थे, सबने संघर्ष किया, तब जाकर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब आप भी मंत्री के साथ खड़े रहे। प्रियंका ने कहा कि हर कार्यक्रम में मंत्री जी पीएम मोदी के साथ होते हैं, वो भी उनके कैबिनेट में भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह गलत है? आप हर समय देशवासियों को गुमराह नहीं कर सकते। सबने देखा है क्या हुआ इस मामले में। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, लेकिन पीएम की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पहले अगर हादसा होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, क्यों? वो थोड़ी ट्रेन चला रहे थे। सरकार की जवाबदेही इस मामले में जरूर होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान जारी है, लेकिन सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। सीएम योगी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। उनके इस बयान को लेकर अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पलटवार कर दिया है। सीएम विजयन ने ट्वीट किया और ट्विटर के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। विजयन लिखते हैं कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चुनावी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की और उन्हें कहा कि वो उनकी रैली में आने के बजाय अलग से रैली करें। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रैलियां हो सकें और इसके जरिए मतदाताओं तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच सके। ये बात पीएम ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से कही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। अब यहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में आने के बजाय अलग से रैली करेंगे। आपको बता दें कि आज से पीएम मोदी ने फिजिकल रैलियों की शुरुआत की है। उनकी पहली रैली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थी। इसके बाद वो उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लेकिन आज के बाद इन राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम की रैली में नहीं आएंगे, बल्कि अलग से रैली करेंगे। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत आज से हो गई है। यूपी के 11 जिलों में 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ये सभी जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है। गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। साथ ही पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। यूपी में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर में 2 फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 मार्च को की जाएगी। पांचों ही राज्यों में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की एक बेंच ने, लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को यह राहत दी है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर अब किसान नेता राकेश टिकैत भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए कूद पड़े हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई आम आदमी होता तो क्या इतनी जल्दी जमानत मिलती। राकेश टिकैत ने यह भी पूछा कि हम इस बात को यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचारित करेंगे। कोर्ट पर क्या कह सकते हैं, बेल दे दी है। हमारा तो यह कहना है कि 302 के इतने गंभीर मामले में दूसरे लोगों को भी बेल मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो। राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि चुनाव में यह हमारे प्रचार का हिस्सा होगा। इतनी जल्दी कौन से तथ्य सामने आ गए, इतनी जल्दी किसी और को जमानत मिलती हो तो इस तरह के केस में देखने वाले तथ्य होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के पास इतने बड़े वकील तो नहीं हैं, ये बड़े आदमी हैं, इनके साथ सरकार और वकील खड़ी कर सकती है तो मिल गई होगी। कोर्ट को तथ्य के आधार पर चलती है, लेकिन उस तरह की दलील दी होगी उन्होंने। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसानों की कौन पैरवी करेगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि इनके साथ तो शायद 32 वकील थे, ये तो खड़े कर सकते थे वकील, और उस तरह के लोग। अब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ये केस हमेशा हमारा रहेगा, हम संयुक्त मोर्चा और देश का रहेगा। और जिस तरह से हत्या की गई, किसान लड़ाई लड़ रहा है।
तो वहीं रुक करेंगे बहराइच का। बहराइच विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी कर दी गई है। तो वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अधिकारियों के साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर सलारपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम को लाने ले जाने के लिए सुव्यवस्था गलियारों की व्यवस्था की जाए और गलियारों को ऊपर से ढक भी दिया जाए ताकि मौसम के खराब होने पर मतगणना का काम प्रभावित ना हो सके। आपको बता दें कि लगातार चुनाव को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता तरीके से किए जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर अक्सर विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसे मुद्दा बनाया जाता रहा है, इसीलिए इस बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है और खुद डीएम मौके पर पहुंच रहे हैं और ईवीएम को लाने ले जाने का जो मार्ग है उसे तय किया जा रहा है। साथ ही उस मार्ग पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस रास्ते से ईवीएम मशीन को लाया जाएगा उस रास्ते को ढक दिया जाए ताकि खराब मौसम का असर ईवीएम मशीन पर ना पड़ सके और ईवीएम मशीन के जरिए मतदान में कुछ कमी ना आ सके। इस वजह से तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। आज यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है और लगातार इस दौरान भी जो अधिकारी हैं घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, बूथ पर पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेते हुए और अराजकता ना फैले और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सके, इसको लेकर भी पुलिस जो है तैनात है और सुरक्षा दस्ते लगातार पहुंच गए हैं वहां पर और सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान का जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराई जा सके। आपको बता दें डॉक्टर दिनेश चंद्र अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंचे हैं बहराइच, जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ईवीएम मशीन को लाने ले जाने को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया जा सके, बिना किसी रुकावट के मतदान हो सके। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सधरना और हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग हो चुकी है, जहां पर आपको बता दें करीब 48.21% मतदान हो चुका है। बताते चलें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव हो रहा है। जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक के बीच में करीब 34.51% मतदान हो चुका है। इसी के साथ ही आपको बताते चले तेजी के साथ इस बार मतदान किया जा रहा है और कोरोना काल को देखते हुए इस बार मतदान का समय 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। यह मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए हैं जो कि अब 6 बजे तक किए जाएंगे। तो वहीं क्या कुछ हाल है इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर, ये जानेंगे। हमारे संवाददाता परवेज चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार मेरठ में प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू रहेगी और वहीं 7 विधानसभाओं में यह चुनाव होना है, जिसमें 7 विधानसभाओं से लगभग 80 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और वहीं तमाम पार्टियां जो कि अलग अलग दावे करती नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद है मेरठ की दक्षिण विधानसभा के मतदान केंद्र पर, जो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। क्या जानेंगे कि इस बार किस तरीके के उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना मतदान करने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे हैं इस बार, जो जिन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपना मतदान कर रहे हैं। मुद्दे तो सबको पता है, इस सरकार ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया, बेरोजगारी और आदमी परेशान, किसानों का उत्पीड़न, 13 महीने धरना। मेरी जिंदगी में तो 13 महीने किसान कभी धरने पर नहीं बैठा। सारे लोग परेशान है, हर जाति हर धर्म का आदमी परेशान है इस सरकार से। हम देख रहे हैं ऐसी लहर तो हमने कभी नहीं देखी और इस सरकार को लोगों ने बदलने का मन बना लिया है।
तो और क्या इसके अलावा रोजगार, शिक्षा या और चीजों को लेकर इस बार बना है? आप देखिए महंगाई कितने चरम पर है। महंगाई देख लीजिए क्या है, गरीब आदमी कितना परेशान है। जिसका बिजली का बिल 300 रुपए का आता था, आज उसका बिजली का बिल 1500 रुपए का आ रहा है। तो हर आदमी मन बना चुका है। इस सरकार को आपके क्या रहेंगे इस बार मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आए हैं? हमने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा मुद्दा है। असल मुद्दा देश का अन्नदाता किसानों का ही मामला है। इस तरह बता दो कि भाजपा सरकार ने जो चीज इस देश साफ करने की कोशिश करी है, मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा दिखाए जो देखिए ये हमारे भाई हैं दाढ़ी टोपी वाले, और इनकी बराबर में दूसरे भाई खड़े हैं तिलक लगाए में पंडित जी। ये भाईचारा जो खत्म करने का प्रयास किया गया है, उस प्रयास के विरुद्ध ये चुनाव है, उस प्रयास के विरुद्ध ये लोग वोट दे रहे हैं। मंदिर परिसर में बूथ है और आप अंदर जाके देख रहे हैं, दबाकर भाजपा के विरुद्ध ये वोट हो रहा है। मंदिर परिसर में भाजपा मंदिर की राजनीति करती है, इस मंदिर के परिसर में भाजपा के विरुद्ध वोट की लहर चल रही है। और उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नींव रखी गई है समाजवादी पार्टी की पूर्वांचल तक सरकार बना के सीटों के साथ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे चौहान साहब, किस तरीके का इस बार देखा जा रहा है रुझान, और क्या ऐसा है भाई कि पूरी जनता देश की जो है वो परेशान है। अंतर नजर आया। और वो चाहते हैं जिस जुमलेबाजी के साथ, झूठे वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काफी दिन थी, उसको पब्लिक, जनता, आम आदमी समझ चुका है। चूंकि बेरोजगार हो चुका, बेरोजगारी बढ़ गई। उधर जितने मध्यम वर्गीय कारोबार थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। तो उधर शिक्षा के मंदिरों को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन का बहाना लेकर, कोरोना का बहाना लेकर के एक दिन में कर्फ्यू लगा दिया गया। उधर नोटबंदी, बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। दूसरा एक ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरएसएस 100 साल से मेहनत कर रहा था, इसके लिए 100 साल से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही थी कि हिंदू को अलग खड़ा कर दें और मुसलमान को अलग खड़ा कर दें। उसमें ये लोग कामयाब हो गए 2014 में और 2017 में। लेकिन अब 5 साल ये जो यूपी में गुजरे हैं, इसमें जनता की समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान का भाई है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? हम ये चाहते हैं अपना रोजगार बढ़ जाए, कारोबार नहीं है, ये हम एकता चाहते हैं, लड़ाई दंगा हम नहीं चाहते। परवेज, हम आपसे चाहेंगे कि आप ये समझने की कोशिश करें कि जनता ने समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल देखा, भाजपा का भी कार्यकाल देखा और कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, तो क्या लगता है कि अब किसको मौका दिया जाए, या फिर एक बार फिर से बीजेपी वापस आनी चाहिए? क्या कुछ कमी देखी गई है? ये फर्क समझने की कोशिश करेंगे। जो नौकरी मांगने गया उस पर लड़ बजा दिया। सपा का भी आपने कार्यकाल देखा और कांग्रेस का भी देखा, और तमाम जो इस बार किसकी मतलब व्यवस्था आप सही मानते हैं कि इस समय जो सरकार होनी चाहिए? समाजवादी गठबंधन की सरकार बढ़िया रहेगी। अब से पहले भी बढ़िया काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, सब भाईचारा कायम किया है। आप अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी परवेज, की इनसे सरकार पूछिए कि सपा की सरकार के कार्यकाल में दंगे भी हुए थे उस दौरान, वहां पर मुजफ्फरनगर में भी हुए थे। आज इन 5 सालों में जो दुर्दशा सड़कों की हुई है वो देख लीजिए। आप कहीं भी जाएंगे, आप पूरी धूल फैक्ट्री के, भट्टा फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। आप कहीं को निकल नहीं सकते, गड्ढे इतने हो गए हैं। कहीं कितने रोड पे, हमारी विधानसभा जो है, बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहां से हम निकल ही नहीं सकते, तो बड़ी गाड़ी से भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मतदाता केंद्र है, जो मतदान के लिए पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा, रोजगार एवं तमाम विकास कार्यों को लेकर इस बार उनका मन है, और तमाम सरकारें उन्होंने देखी है, लेकिन उनका यही मानना है कि जो भी सरकार आए उनके हित में हो। इसको लेकर इस बार मतदान केंद्र पर अपना मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। जी परवेज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर महिलाओं का कितना प्रतिशत जो है महिला देखने को मिली है वोटर के तौर पर जो वहां पहुंची है? देखिए, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छी खासी जो कि संख्या यहाँ पर महिलाओं की भी देखी जा रही है, और उसमें 7 विधानसभा में जो कि महिलाओं का भी रुझान बेहद अहम देखा जा रहा है। और तमाम चीजें महिलाओं के मन में भी सिर्फ यही सवाल है कि विकास, शिक्षा और रोजगार, तीनों मुद्दों को लेकर इस बार महिलाएं भी मन बनाकर आज अपना मतदान केंद्रों पर पहुंच कर रही हैं। और हालांकि इस समय जो मैं बात करूं 3 बजे तक का जो वोट प्रतिशत की बात करूं तो जिले का 34% के करीब वोट प्रतिशत अब तक हो चुका है, और शाम 6 बजे तक हालांकि जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, क्या कुछ वोट प्रतिशत रहेगा पिछले 2017 के मुकाबले इस बार का बेहद अच्छा देखा था। परवेज, ये भी समझना चाहेंगे, आप लोगों से पूछें कि मैनिफेस्टो जिस तरह से जारी किए गए हैं पार्टियों की तरफ से, तो क्या लगता है किसके मैनिफेस्टो में ज्यादा दम दिख रहा है? जी बिल्कुल,
उन चीजों को लेकर भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं, तो किसके मैनिफेस्टो में आपको लगता है कि वाकई सच्चाई होगी? अखिलेश जी के मैनिफेस्टो में सच्चाई है, क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार रही है, कई बार मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कहने और करने में कोई अंतर नहीं पाया जनता ने। जो वो कहते हैं वो करते हैं। अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो मध्यम वर्ग का आदमी, हम जैसा आदमी तो फ्री हो जाएगा बिजली से। इस बार बिल आ रहे, हमारा 300 रुपए का बिल आता था, अब आ रहा 3000 रुपए का। कहाँ से वहन करेंगे बताइए? आप ही जवाब दीजिए इस बात का। महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों के स्कूल के फीस कहाँ से जमा? भाजपा सरकार जो तमाम चीजें मैनिफेस्टो में दिखा रही है, ये अपनी सरकार में अनाज से लेकर आवासीय विकास में तमाम योजनाएं उन्होंने जो दी थी, तो उनके मैनिफेस्टो में क्या लगता है? आपने दिया नहीं, 2-2 किलो 2.5 किलो गेहूं दे करके जो उस पर बोरियों पे अपना फोटो लगा करके भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और अपना प्रचार कर रही है। बाकी उसकी आप जानते हैं जुमलेबाजी सरकार है। 15 लाख खाते में आए क्या? अभी आपने सवाल किया कि वो अनाज बांट रहे हैं भाजपा सरकार इतना अनाज नहीं बांट रही जितने का वो थैले बांट रही है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और इस भाजपा सरकार ने सिर्फ एक काम किया, मंदिर और मस्जिद का, और अब जनता समझ गई, अब धर्म का आदमी समझ गया कि मंदिर मस्जिद में आपको क्या लगता है जो सपा के मैनिफेस्टो है, कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो को लेकर खड़े उतरेंगे? हाँ बिल्कुल खड़े उतरेंगे। अब से पहले भी बहुत विकास करे उन्होंने, अखिलेश जी ने जो पहले सरकार बनी है उसमें बहुत काम करे हैं। जो किस तरीके के, मतलब जैसे कि विकास के नाम पे रोडों का, स्कूल कॉलेजों का बहुत काम किए उन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोगों का आपने देखा कि मैनिफेस्टो को लेकर समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को अपने हित में बताया जा रहा है। जी परवेज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है और अब तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी या अराजकता देखने को मिली है क्या? जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पर जो तमाम पुलिस बल है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो कि बूथों पर तैनात कर दिए गए हैं। मैं इधर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मतदान केंद्र है किस तरीके के यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जो कि सभी को सुरक्षा व्यवस्था एवं कोविड नियमों के प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी भी मतदान को अंदर एंट्री दी जा रही है और तमाम चीजें जो कि प्रोटोकॉल के चलते और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सुबह से अब तक किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर ऐसी हालात नहीं देखे जाए जिससे कि व्यवस्था बिगड़ सके। जी परवेज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों का वहां पर रुझान दिख रहा है इस वक्त, जिसने लोगों से हमने बात की वो सपा को ज्यादा फेवर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनसे ये पूछने की कोशिश की है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में जो भी दावे किए और वो काम भी किए, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, उसको लेकर उनका क्या कुछ विचार है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के जो मैनिफेस्टो थे या पिछले कार्यकाल थे, तो किस तरीके से मतलब हर चीज जो देखी जा रही है, आपसे जानना चाहूंगा बीजेपी सरकार ने जो अपने वादे किए थे कहीं ना कहीं उन वादों पर भी खरी उतरी है? कहीं भी किसी भी सिंगल वादे पर खरी नहीं उतरी। लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है। जितनी नौकरियां शिक्षकों की निकाली थी वो उसकी अपेक्षा 25% भी रोजगार नहीं दिया गया, शिक्षकों को नौकरी नहीं दी गई, बल्कि जो आपके अनुदेशक और वो थे शिक्षा मित्र क्या होते हैं, उन्हें अखिलेश जी ने रखा था, उनको इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, इनकी बदले की भावना है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कितने घरों में चूल्हा जल रहा था वहां से 40,000 से 50,000 रोजगार भी दिए, 10,000 रुपए आ गए। कहाँ है MBA करे हुए लड़के पकौड़े तल रहे हैं, कौन सा रोजगार दिया है भाई? कोरोना काल की मैं बात कर लूँ, तमाम प्रकार की जो सहायता भी इनकी देखी गई है और लगातार जो कि अनाज की योजना, विकास योजना, उसमें मुस्लिम समुदाय में सहायता की बात कर रहे हैं। वो हालात थे कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, इनकी ये व्यवस्था थी। और जो आप कह रहे हैं रोजगार की बात, मैंने MBA करे हुए लोगों को, PhD करे हुए लोगों को पकोड़े तलते हुए देखा है। आपने मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने दिखाया है। और ये सरकार कुछ नहीं करती, ये लोगों के दिमाग डाइवर्ट करती है। कभी पुलवामा हमला, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान भेज देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक इन्होंने किसी मुस्लिम को पाकिस्तान भेजा क्या? बताइए। भाईचारे का देश है, सब लोग प्यार से रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम व्यापार नहीं करते साथ में? किसानों का मुद्दा कितना इस बार अहम देखा जाएगा? किसानों का मुद्दा 750 ऊपर है, 750 किसान शहीद हो गए, और इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं। इसके भाजपा के विधायक सांसद
किसानों को गाड़ी से कुचलने। और इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अब जनता समझ चुकी है, जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करके रहेगी। परवेज, हम आपसे चाहेंगे इनसे इससे भी प्रतिक्रिया लें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी को जो है रिहाई दे दी गई है, उन्हें जमानत दे दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ प्रतिक्रिया है जनता की? लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन कहीं भी नहीं हुआ है, पहली बार इतना धरना हुआ, 750 लोग मारे गए इसमें। जी परवेज, आपसे चाहेंगे कि आप लोगों से प्रतिक्रिया लें कि आशीष मिश्रा को जो है जमानत दे दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी का जो कांड था, वहां पर जो आरोप सामने आए थे उसके बाद। जी बिल्कुल, तमाम लोगों से जानना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी कांड पर जिस प्रकार अजय मिश्रा को जमानत दे दी गई है, तो क्या प्रतिक्रिया मानते हैं आप? बताइए, दमनकारी नीति नहीं है कि और क्या है? मंत्री का बेटा जो है आम जनता को, आम किसान को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, ये क्या है? ये दमनकारी नीति है, डिक्टेटरशिप है, हिटलरशाही है। दूसरों कहते हैं कि तुगलकी फरमान, जब अखिलेश की सरकार होती थी तो कहते थे कि तुगलकी फरमान जारी हो गया। अब ये कौन सा तुगलकी फरमान है कि मंत्री को बेटे को बचाने के लिए पूरी सरकार जो उसके समर्थन में आ जाती है और किसानों पर मुकदमा लगाया जाता? आप किस तरीके से देखते हैं लखीमपुर खीरी कांड को? अरे भाई साहब, सबके सामने है कि हालात थे उन्होंने लखीमपुर कांड के अंदर। किसानों के साथ इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। और जो अभी बात महंगाई की आपने करी है, श्रीमती ईरानी जो है इनकी मंत्री रही है, वो मैंने खुद देखा एक वीडियो में, सिलेंडर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रही थी जब इसकी सरकार की थी। तो इस सरकार ने क्या किया? 1,000 रुपए का सिलेंडर किया। जातियां हैं लोगों के साथ, गरीब आदमी, हर वर्ग का आदमी परेशान है भाई साहब। हालात बुरे हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमने भी काफी जगह देखा, मीडिया के माध्यम से। परवेज, हम चाहेंगे एक और सवाल आप इनसे लें जनता से। परवेज, चाहेंगे एक सवाल और आप जनता से लें कि इस बार सपा पार्टी की तरफ से नाहिद हसन को भी जो है टिकट दिया गया, जो कुछ जेल में है, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खां भी टिकट दिया गया है उनको, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपसे एक और चीज सवाल मेरा है, नाहिद हसन को जो टिकट दिया गया है और वहीं रामपुर खां, तो इस पर किस तरीके से देखेंगे? ठीक है, उनके साथ में उत्पीड़न हुआ बहुत ज्यादा, भाजपा सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया बिना किसी अपराध के, बिना किसी क्राइम के। उनको सरकार ने टिकट दिया, उनकी बढ़िया उनकी बैकग्राउंड रही है, पृष्ठभूमि पहले से, दोनों पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी पृष्ठभूमि। तो इस बार चुनाव का मतलब किस तरीके से मोड़ बदल? चुनाव जो है ये देखिए, ये 1947 में जो क्रांति आई थी और सबने मिलकर लड़ी थी, ये वही क्रांति की अलग जगह दी गई है। और इसकी मशाल जो माननीय अखिलेश जी यादव जी के हाथ में, उन्हीं के पीछे पूरी प्रदेश की जनता इस बार जा रही है और परिवर्तन निश्चित तौर पर होकर रहेगा। नाहिद हसन को लेकर आप क्या रहे? नाहिद हसन तक ने कौन से आदमी के ऊपर गाड़ी चलाई? नाहिद हसन ने कौन से किसानों को मारा? जिस भाजपा के नेता ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, उसका इस्तीफा भाजपा सरकार ने क्यों नहीं लिया? अगर टिकट दे दिया तो इसका वो मुद्दा बना है। नाहिद हसन की हम लोगों ने टीवी चैनल पे लोकप्रियता देखी है। उनकी बहन इकरा लंदन से पढ़ के आई है, उसकी लोकप्रियता इतनी है, उसको जेल में जाने के बाद वो डबल वोट मिल रहा है। बतलाइए। और जो आजम खान की परवेज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता से हमारी बात कराने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि मेरठ में और तमाम 11 जिलों में इस वक्त पहले चरण के मतदान यूपी में चल रहे हैं और 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। आज करीब आपको बता दें कि 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और तमाम प्रत्याशी मैदान में है, जिनका फैसला अब जनता के हाथ में है। फिलहाल के लिए चुनावी चक्रवात 2022 में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।